नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज शाम को मैं बाजार में था तो किसी का फ़ोन आया और एक बंदा था जिसे प्रॉब्लम्स के बारे में बताना था। लेकिन बाद में उसने मुझे कहा कि उसने मुझसे कॉल करने के लिए काफ़ी हिचकिचाया। उसने कहा, आप हमारे लिए सेलिब्रिटी जैसे हो। तो दोस्तों, पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे फ़ोन करने के लिए बिल्कुल मत हिचकिचाओ। विदाउट हेजिटेशन आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि मैं उस समय बिजी हूं। और अगर मैंने फ़ोन स्विच ऑफ रखा है तो स्विच ऑफ इसलिए रखता हूं क्योंकि कभी कभी मैं दिन में भी सोता हूं, और वो इसलिए क्योंकि मैं रात में काफ़ी देर से सोता हूँ। करीब 4 या 5 बजे को सोता हूँ सुबह के। यानी कि मुझे दिन में भी 1-2 झोंके खा लेने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से मैं फ़ोन को स्विच ऑफ रखता हूँ 1-8 घंटे के लिए। या फिर किसी के साथ बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा होता है या मीटिंग होता है तो बीच में फ़ोन का इंटरप्शन न हो, इसलिए मैं फ़ोन को स्विच ऑफ रखता हूँ। लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ सकते हो कि क्रिश, हम आपको कॉल करने को ट्राई कर रहे हैं, प्लीज़ हमें कॉल बैक करिए। मैं आपको कॉल बैक करूँगा। तो मैं किसी तरह का सेलिब्रिटी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि मैं किसी तरह का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ। और फ्रॉम टाइम टू टाइम मुझे फ्लैट बायर्स बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसी बातें मुझे सिखाते हैं जो मेरे ध्यान में नहीं आया था, या फिर मुझे गलतफहमी थी और वो मेरी गलतफहमी को दूर करते हैं। तो करीब करीब 6 महीने पहले एक बंदे ने एक गलतफहमी दूर करी थी। 6 महीने पहले मैं इस तरह से कहा करता था कि रेरा एक्ट भी टोकन जब्त करने में बिल्डर्स को सपोर्ट करता है। मैं ऐसे कहा करता था। शायद आपको 1-2 वीडियोस भी मिल जाएंगे जहां पर मैंने कहा है किसी से कि रेरा एक्ट टोकन जब्त करने में अलाउ करता है। टोकन जब्त करना अलाउ करता है, यानी कि फॉरफिट करना, बुकिंग अमाउंट या टोकन फॉरफिट करना अलाउड है अंडर रेरा एक्ट। 6 महीने पहले उस बंदे ने मुझे समझाया कि ये गलत है, जो भी तुम कह रहे हो ये गलत है। रेरा में कहीं भी एक्ट या रूल्स में ऐसे नहीं लिखा है कि टोकन जब्त कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा। कहा तो सही, लेकिन मैं चाहता था कि मैं पूरे रेरा एक्ट को फिर से एक बार पढूं। 3 या 4 साल पहले जब रेरा एक्ट आया था, उस समय मैंने पूरे रेरा एक्ट को कई बार पढ़ा था और स्टडी किया था, और मैंने उसके ऊपर पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी बनाए थे। फिर भी मुझसे ये गलती हुई कि रेरा बिल्डर्स को सपोर्ट कर रहा है टोकन जब्त करने में। ये गलतफहमी उस दोस्त ने तो दूर कर दी, लेकिन मैं कन्विंस्ड नहीं था। मैं अंदर से कन्विंस्ड नहीं था। इसलिए मैं बीच का रास्ता अपना रहा था। ना हाँ कह रहा था, ना कह रहा था। सॉर्ट ऑफ मैं बीच का रास्ता अपना रहा था। लेकिन रिसेंटली करीब 1 महीने पहले मुझे किसी ने रेरा का एक जजमेंट दिया। 2018 का जजमेंट है बाय डॉक्टर विजय सतबीर सिंह, और उन्होंने भी स्पष्ट भाषा में कहा है कि भाई, रेरा एक्ट में कहीं भी अमाउंट जब्त करने का नहीं होता है। यानी कि जब तक अग्रीमेंट नहीं होता है, आपका अमाउंट जो है वो पूरी तरह से आपके पास आना चाहिए। मैं इसे दोबारा कहता हूं, आप एप्लीकेशन मनी दो या ईओआई यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हो, या फिर बुकिंग अमाउंट 1 और बुकिंग अमाउंट 2 देते हो, या फिर बुकिंग अमाउंट 1 और 2 से बढ़कर भी अगर अमाउंट्स देते हो, अगर अग्रीमेंट नहीं हुआ है, अगर बिल्डर ने आपके साथ रजिस्टर्ड अग्रीमेंट नहीं किया है, तो वो
कानूनन तौर से आपके अमाउंट को जब्त नहीं कर सकता है। वो अमाउंट आपके पास लौटाना पड़ता है अगर आपने डील कैंसिल किया। अब लोग कहेंगे, या बिल्डर वाले तो कहते ही हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन किया है। इसका क्या? आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन किया है और एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसे लिखा गया था कि आपके 5% या 10% फॉरफिट हो जाएंगे, क्योंकि बिल्डर को नुकसान होता है जब आप बुकिंग करते हो। इसका क्या? क्या इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी साइन करोगे और फिर भी वो सिग्नेचर कोई मायना नहीं रखता? तो इसका जवाब मैं देता हूं, डिटेल में देता हूं दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप अपने जहन में ये चीज को ले लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात ऐसी है दोस्तों कि आप अगर किसी गैर कानूनी चीज पर अपनी साइन दे देते हो, किसी गैर कानूनी टर्म्स एंड कंडीशन पर अपने सिग्नेचर्स दे देते हो, आप साइन कर देते हो बिना पढ़े या पढ़ के भी, तो भी वो बात लागू नहीं होता है, क्योंकि वो गैर कानूनी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपको पता है कि मैं हमेशा शादी ब्याह का एग्जाम्पल देते रहता हूं, तो आज भी मैं वही करने जा रहा हूं, शादी ब्याह का एग्जाम्पल दे रहा हूं। समझ लो कि किसी ने रोका सेरेमनी कर लिया या मंगनी कर ली, लेकिन शादी नहीं की। रोका सेरेमनी के बाद या मंगनी के बाद अगर उसने मन बदल लिया और कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, मैं रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, तो क्या इसका मतलब होता है कि वो शादी करने के लिए बंधित हैं? और क्या उसका मतलब होता है कि दूसरा पार्टी, ऑपोजिट पार्टी उस पर चढ़ जाएगी और कहेगी नहीं नहीं, तुमने हमारा बहुत भारी नुकसान कर दिया, हमने शादी का हॉल बुक करके रखा था, हमने शादी के कपड़े मंगा के रखे थे, अब इसका क्या होगा? तो जवाब है कि भाई साहब, जब तक शादी नहीं हुई, आप शादी के बंधन में नहीं बंधे, तब तक रिश्ता पक्का नहीं है। और अगर आपका नुकसान हुआ, चाहे वो हॉल का हो, चाहे वो केटरर का हो, चाहे कुछ भी हो, सॉरी, लेकिन ये नुकसान आपका है, हमारा नहीं है। ये लीगल स्टैंड है। कोई भी नहीं कह सकता है कि नहीं नहीं, हमारा कॉम्पेंसेशन करो, क्योंकि आपने लास्ट मिनट में शादी कैंसिल कर दिया, हमने हॉल बुक किया था, हमने ये सब किया था, 5 लाख की या 10 लाख या 20 लाख का लॉस हो गया, इसलिए तुम लॉस का भरपाई करो। कोई नहीं कह सकता है। क्लियर? सेम वे, एग्जैक्टली द सेम वे, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा, या चलो उसके पहले से शुरू करते हैं। आप बिल्डर के प्री लॉन्च में गए, उसने आपसे ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरवाया। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरवाने के बाद उसने आपसे बुकिंग फॉर्म भरवाया, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया। ईओआई फॉर्म में भी लिखा था कि आपके अमाउंट जब्त हो जाएंगे, मान के चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखा था, और बड़े समझ लेते हैं कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, छोटे अक्षरों में नहीं। नॉर्मली एप्लीकेशन फॉर्म में बड़े नहीं, बहुत ही छोटे, बहुत ही बारीक अक्षरों में लिखा होता है कि आप कैंसिल करोगे तो अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। करेक्ट? मैं वो उसको पार करके जा रहा हूं। समझ लो कि बहुत ही बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था कि आपका अमाउंट जब्त हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। सेल्स ऑफिसेस में आपको कोई समझाता नहीं है कि आप अगर सौदा छोड़ दोगे तो आपका अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। फिर भी मैं कहता हूं, समझ लो कि सेल्स ऑफिस के सभी लोग आके बैठ गए और आपको समझा के चले गए, आपको रट्टा मरवा के चले गए अगेन एंड अगेन कि अगर मैं इस सौदे से निकलूंगा तो मेरा 10% फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है? आपने भी कहा, अपने मुंह से कहा, ठीक है? आपने साइन करके अलग से लेटर भी दे दिया, ठीक है? हो गया।
लेकिन आपके साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं हुआ, आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बिल्डर के साथ नहीं किया। लास्ट मिनट में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने से पहले आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी दे दिया, बिल्डर को दे रखा था, उन्होंने जमा भी कर लिया, आपने उससे भी आगे ये अपने स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट भी उनको दे रखा था, वो भी उन्होंने जमा कर दिया था, सब कुछ। लास्ट मिनट आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाते हो और मन बदल जाता है, और आप मन बदल देते हो और कहते हो नहीं, मुझे नहीं करना है। लीगल पोजीशन क्या है, कायदे कानून में पोजीशन क्या है? कायदे कानून का पोजीशन ये है दोस्तों, क्लियर कट में बता रहा हूं, एक बार दिमाग में उतार लो, कि बिल्डर आपको पूरा अमाउंट बिना काट कूट किए रिफंड करेगा, और वो भी जल्दी, एक आध महीने में या 15 दिनों में। ठीक है, मतलब लीगल पोजीशन इतना स्ट्रांग है कि आपका अमाउंट जब्त नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि बिल्डर्स रिफंड नहीं करते हैं और जब्त कर लेते हैं। ये क्यों है? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। जब तक, ये मेरा जवाब है, सुनिए, ठीक से सुनिए। जब तक आपके जहन में आपके अधिकार, आपके लीगल राइट्स, आपके हक ठीक से बैठ नहीं जाते हैं, जब तक आपके लीगल राइट्स आपके दिल में नहीं उतरते हैं, तब तक कोई भी कोर्ट कचहरी, कोई भी पुलिस स्टेशन आपकी सहायता नहीं कर सकता है। अगर आप मानते हो, अगर आपके दिमाग में, दिल में एक गिल्टी फीलिंग है कि अरे मैंने तो सौदा तोड़ा, अरे तो ये तो मैंने लॉस किया बिल्डर का, अब तो कैसे मैं मांग सकता हूं, ये सब गिल्टी फीलिंग अगर आपके दिल में है, थोड़ा भी है, तो उसे निकाल दो। अब आप कहोगे हाँ, तो बिजनेस कैसे चलेगा, बिल्डर का बिजनेस कैसे चलेगा? दोस्तों, बिल्डर का बिजनेस कैसे चलता है या नहीं चलता है, वो उसका बिजनेस है। वो चले या न चले, ये आपका लुकआउट नहीं है, वो उसका लुकआउट है। ठीक उसी तरह जैसे कि अगर आप एग्रीमेंट कर चुके और आपने अमाउंट या बैंक ने पूरा ये कर दिया, डिसबर्सल कर दिया, और लाखों का या करोड़ों का डिसबर्सल कर दिया, लेकिन बिल्डर ने अगर बिल्डिंग नहीं बनाया, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं पूरा किया, और आपका घर बार चलना बंद हो गया, आप गरीबी में चले गए, आप बर्बाद हो गए, तो बिल्डर क्या कहता है? यह आपका लुकआउट है ना? बिल्डर आपकी बर्बादी को उसके दिल पे लेता है क्या? नहीं लेता है, बिल्कुल नहीं लेता है। कोई भी बिल्डर हो, अच्छा बिल्डर हो या बकवास बिल्डर हो, लेकिन कोई भी बिल्डर ये सब अपने दिल पे नहीं लेता है। ठीक उसी तरह से आपको अपना एंड संभालना है, आपको ये देखना है कि सही और गलत क्या है, मेरे हक क्या है, मेरे राइट्स क्या है। तो आपके राइट्स ये हैं कि एग्रीमेंट होने तक अगर आपने बिल्डर को पैसे दिए तो वो एक एडवांस था, वो एक डिपॉजिट था, वो डिपॉजिट या एडवांस बिल्डर के पास जाता है तो वो एक अमानत बन के जाता है। अमानत का मतलब समझते हो? अमानत का मतलब जो दूसरों का होता है। अगर आपकी पत्नी के फ्रेंड ने उनको जेवर दिए रखने के लिए घर में 1 या 2 दिन के लिए, तो वो जेवर अमानत है। आपकी पत्नी वो जेवर को अपना नहीं बना सकती है, वो अमानत बन के रहता है। ठीक उसी तरह से आप अगर बिल्डर को पैसे देते हो 10%, 20% जो भी देते हो, वैसे 20% से ज्यादा लेना भयंकर ऑफेंस है। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट के खिलाफ है, मोफा, और जेल हो सकता है, 3 साल का जेल हो सकता है।
और ऐसे बहुत सारे और ऑफेंसेस जुड़ जाएंगे तो 5-6 साल का जेल वैसे ही हो जाएगा बिल्डर को। आपके दिल में ये बात उतरी नहीं है, आपने उतारा नहीं है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया है। आपको अपने दिल में कॉन्फिडेंस लाना है पहले, फिर बदलाव आएगा। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट 20% अलाउ करता है, रेरा सिर्फ 10% अलाउ करता है। और हर कानून कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, हर एक कानून कहता है, ठीक है। बहुत सारे और कानून हैं रेरा और मोफा के अलावा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है जो लागू होता है। बहुत सारे कानून हैं। हर एक कानून कहता है कि अगर उन्होंने अमानत रखा है तो वो अमानत लौटाना होगा। वो अमानत को अपना बना के निगल नहीं जा सकते हैं। ये बात आपको अपने दिल में क्लियरली जहन में उतारना है। अब आप कहोगे कि मैंने जो डिपॉजिट दिया था या एडवांस या टोकन अमाउंट दिया था वो कई साल पहले दिया था और 4 साल 5 साल 6 साल पहले बिल्डर ने जब्त कर लिया, क्या अब मैं कोर्ट में जा सकता हूं? तो दोस्तों मुश्किल है। कोर्ट में जाना थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। आपको वकीलों से बातचीत करनी होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा मुश्किल होता है कोर्ट में जाना, क्योंकि लिमिटेशंस पीरियड आ जाता है। लेकिन आप फिर भी लड़ सकते हो। कैसे? आप वीडियो तो बना सकते हो। वीडियो बनाने में कोई लिमिटेशंस डेट नहीं है। आपके पास सारे प्रूफ्स हैं। आप सारे प्रूफ्स लेके मुझे फोन करिए। आप लड़ सकते हो, क्योंकि बिल्डर अपनी रेपुटेशन बनाता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। और अगर बिल्डर ने कोई गैर कानूनी काम करके पैसे कमाए हैं तो उसके रेपुटेशन को ठेस पहुंचना जरूरी है। दोबारा कहता हूं, अगर बिल्डर ने गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाए हैं तो उसका कोई ऐसा राइट नहीं है रेपुटेशन पे कि वो डिफेम ना हो और उसकी रेपुटेशन पे कोई आंच ना आए। अगर उसने गलत काम किया है, गलत काम करके पैसे कमाए हैं, तो उसके रेपुटेशन के धज्जे उड़ने चाहिए और पब्लिक में उड़ने चाहिए। मैं खुल के कहता हूं। और इसको डिफेमेशन नहीं कहते हैं, इसको मानहानि नहीं कहते हैं, क्योंकि वो सच है। उसने अगर आपके 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या जो भी है, 50,000 रुपए 25,000 रुपए निगल गए हैं, आपका कम से कम पब्लिक में कहना तो बनता है कि गैर कानूनी तरीके से ये बिल्डर मेरा 25,000 रुपया खा गया साल 2015 में, कहना बनता है। और अगर वो कहने के डर से बिल्डर आपको पैसे दे देता है तो वेरी गुड, एक्सेलेंट, ऐसा ही हो, तथास्तु। तो दोस्तों, ये बात आप जहन में ले लो, दिल में उतार लो कि रजिस्ट्रेशन होने से पहले अगर आपने पेमेंट दिया और कैंसिल किया तो वो पैसे पे हक, अधिकार आपका है, सिर्फ आपका। बिल्डर का कोई भी अधिकार नहीं है, रत्ती भर का अधिकार नहीं है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।